हाय छात्रों, आज यूनिक पब्लिकेशन की तरफ से जो बुक आई है दरोगा की, उसके लिए हम लोग जो साइंस का पोर्शन है उसका डिस्कशन मैं करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को। मुझे जानते ही होंगे आप लोग, शशांक शेखर मेरा नाम है। और ये यूनिक पब्लिकेशन की जो बुक आई है दरोगा की, जो जिसका इमेज भी यहाँ लगा हुआ है, बिहार दरोगा प्रैक्टिस वर्कबुक। तो ये जो मॉडल सेट है 1 का, जो साइंस के प्रश्न हैं उसका मैं डिस्कशन आप लोगों को करवाऊंगा। और निरंतर जो 50 सेट है वो मैं करवाता रहूँगा आप लोगों को। ये YouTube पर आपको मिल जाएगा। और मेरा मानना है कि यदि आप निरंतर अच्छे तरीके से इसको देखेंगे, प्रयास करेंगे, तो पीटी ना हो ऐसी संभावना नहीं है। पीटी आपका सुनिश्चित है, पीटी आप निश्चित रूप से पास कीजिएगा। और देखिए, जीवन में बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पर क्या होगा कि आपको अच्छे गुणी जन लोग आकर के डिस्कशन कराएं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए और क्वेश्चंस का डिस्कशन निरंतर भाग लीजिए। और क्वेश्चन देखिए सर किस तरह से बताते हैं, किस तरह से किस प्रश्न का आंसर होता है। तो यदि इस तरह से आप काम कीजिएगा, निरंतर जुड़े हुए रहिएगा, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। चलिए, तो इस बुक को आप बनाना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस वर्क बुक है यूनिक पब्लिकेशन का, देख लीजिए, यूनिक पब्लिकेशन है उसकी बुक है। और इसका एक एक सेट का जो क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन पर हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है और सामान्य विज्ञान में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको भी मैंने ये किया था, थोड़ी देर पहले देख रहा था कि कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल जो है 22 से लेकर के 25-26 प्रश्न तक पूछे गए हैं। लेकिन अगर एनवायरनमेंट इकोलॉजी को मिला दीजिएगा, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मिला दीजिएगा, तो मैक्सिमम आपको 25 से 26 प्रश्न पूछे गए हैं सभी एग्ज़ाम का। अगर ध्यान दें तो आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे तरीके से और इस सेट को बनाते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। कह रहा है कि इंद्रधनुष, ध्यान देना है, इंद्रधनुष। यहाँ पेन सेलेक्ट कर लीजिए, कलर बदल लेते हैं या रेड कलर कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि इंद्रधनुष, वर्ड देखिए, वर्ड क्या यूज हो रहा है, इंद्रधनुष। रेनबो, जब भी रेनबो की बात कीजिएगा तो रेनबो है क्या, व्हाट इज रेनबो? तो जब वर्षा होती है तो वर्षा की बूंदें आकाश में लटकी हुई है। और देखिए, जब प्रकाश की किरणें इन बूंदों पर पड़ेगी तो क्या होगा कि 3 घटनाएं होंगी। सबसे पहले अपवर्तन होगा। पहली घटना क्या है, अपवर्तन। अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन होगी। फिर क्या होगा कि इस बूंद के अंदर प्रकाश की किरणें जाएंगी तो यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और इसके बाद क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। इसके बाद क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद तीसरी घटना होगी आपको वर्ण विक्षेपण। ध्यान दीजिएगा, वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्पर्सन। तो 3 घटनाएं हो रही है। और क्या होगा कि 7 रंगों की विभिन्न परतें बनेंगी। किसके सामने, तो सूर्य के विपरीत दिशा में 7 आपको क्या होगा, कलर बैंड्स प्राप्त होगा। ये देखिए, 7 कलर बैंड, डिफरेंट कलर बैंड्स प्राप्त होगा। और ये क्या होगा, सबसे नीचे बैगनी और सबसे ऊपर क्या होगा, लाल प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे क्या होगा, बैगनी, सबसे ऊपर क्या होगा, लाल। और इसको जोड़ लीजिए, VIBGY और बीच में एक और ले लीजिए, O, और क्या हो गया, R हो गया। तो क्या हो गया, बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। अब देखिए, इधर से 3 छांट लीजिए और इधर से भी 3 छांट लीजिए, क्या हो गया, मध्य में कौन आ गया, ग्रीन आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होगा, तो क्या हो गया, हरा रंग होगा। अब प्रश्न पर फिर से आ रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग है। तो पहले इंद्रधनुष कैसे बनता है, जब तुरंत वर्षा हुई हो। एक दूसरी बात क्या कि सूर्य की किरण तिरछी पड़ रही हो। 12 बजे दिन की बात करेंगे तो 12 बजे दिन में आपको इंद्रधनुष नहीं बनेगा। तो सूर्य की किरण क्या पड़नी चाहिए, तिरछी पड़नी चाहिए। और जब तिरछी सूर्य की प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों पर पड़ेंगी तो क्या होगा, अपवर्तन,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण होता है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन होगा। और 7 रंगों की विभिन्न परतें आपको सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। आपको मध्य में हरा रंग, सबसे नीचे बैगनी रंग और सबसे ऊपर लाल रंग प्राप्त होता है। तो प्रश्न पर आ गए हम लोग। प्रश्न क्या कह रहा है कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होगा? तो क्लियर हो गया होगा, हरा रंग होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को सकेंद्रित करने के लिए, यानी फोकसित करने के लिए, सूर्य के प्रकाश को क्या करना है कि फोकसित करना है। ध्यान देना है, फोकसित करने के लिए क्या करना है कि फोकस कर देना है, एक बिंदु पर ला देना है। तो किस, ठीक है, किस का उपयोग करते हैं? तो यहां पर आपको क्या है कि सूर्य के प्रकाश को ध्यान देना है। सूर्य, सबसे पहले बात आती है सूर्य है क्या? व्हाट इज सन? सन, जैसे ही सूर्य की बात करेंगे तो याद रखिएगा सूर्य जो है जी टाइप स्टार है। सूर्य जो है वह क्या है? पृथ्वी पर सभी जैविक ऊर्जाओं का स्रोत है। ध्यान दीजिएगा, सभी पृथ्वी पर सभी जैविक ऊर्जाओं का स्रोत कौन हो गया? सूर्य हो गया। सूर्य में नाभिकीय संलयन विधि यानी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। एक चीज, दूसरी चीज क्या कि यहां क्या कर रहा है? फोकस कर रहे हैं, एक बिंदु पर ला रहे हैं। अब प्रश्न को आते हैं, फिर से देखिए क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को सकेंद्रित या फोकस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? देखिए ये हम ले रहे हैं अवतल, अवतल, ठीक है, शीशा बोल रहा है, उन्नोत्तल शीशा, अवतल शीशा, ठीक है, अवतल लेंस। तो साधारण शीशा नहीं होगा, सामान्य दर्पण होगा। ये देखिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, उन्नोत्तल लेंस या देखिए अवतल दर्पण या उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर कर देगा। अब देखिए ये अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये आ रही हैं, और ये क्या करेगा कि एक बिंदु पर ला देगा। कौन लाया जी? तो अवतल दर्पण लाया। कौन लाया जी? तो उत्तल लेंस लाएगा, ठीक है, कन्वेक्स लेंस। यहां देखिए एक बिंदु पर ला दिया। तो यहां पर क्या बात हो रही है कि सूर्य के प्रकाश को सकेंद्रित फोकस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो उन्नोत्तल लेंस, या इंग्लिश में बोलेंगे शीशा बोलिए तो इसको बोल देंगे कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। कन्वेक्स लेंस को उत्तल लेंस बोलेंगे। कौन सा लेंस बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। अगर यदि हम बात करें मिरर में तो क्या होगा? तो मिरर में, ठीक है, मिरर में हो गया, ठीक है, मिरर में भी अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो यहां देखिए उन्नोत्तल शीशा दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन आपको, ठीक है, शीशा चूंकि दे दिया है तो हमने क्या कहा था? कन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। तो आंसर ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा? अवतल शीशा होगा, क्योंकि अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब क्या कह रहा है कि साधारण शीशा, ध्यान दीजिएगा, साधारण शीशा। साधारण शीशा क्या होता है कि साधारण शीशा है कि जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी तो जिस बिंदु पर पड़ेगी उसी बिंदु से क्या होगा? परावर्तित हो जाएगा। तो ये प्लेन मिरर हो गया। क्या हो गया? प्लेन मिरर। तो सूर्य के प्रकाश को सकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस। चूंकि उन्नोत्तल शीशा था तो उन्नोत्तल शीशा मतलब क्या होगा? उत्तल शीशा। तो उत्तल शीशा हमने क्या बताया? नहीं होगा, ठीक है, उत्तल लेंस होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अवतल शीशा। तो क्या कर दीजिए? सी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किस में करेंगे? तो अवतल दर्पण का उपयोग 3-4 चीज में करते हैं। पहला, सोलर कुकर में। किस में करेंगे? सोलर कुकर में करेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए गाड़ी के हेडलाइट में, आगे वाला जो हेडलाइट होता है उसमें भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो पाराबोलिक अवतल दर्पण, पाराबोलिक कनकेव मिरर का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे पाराबोलिक कनकेव मिरर का? तो ये क्या होगा कि आपका एक बिंदु पर प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा? ला देगा। पाराबोलिक अवतल दर्पण क्या करेगा? एक बिंदु पर ला देगा प्रकाश की किरणों को, जिससे, ठीक है, आपको सीधे रोड पर जो है आसानी से दिखेगा। अब क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं 8 नंबर पर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होता है? तो भाई साहब रक्त क्षीणता की बात हो रही है। और रक्त क्षीणता किसको बोलते हैं? यानी आरबीसी, ध्यान दीजिएगा, आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड कर्पुसेल्स होता है। उसकी संख्या में कमी आ जाने को हम लोग एनीमिया कहते हैं, और यही क्या है? तो रक्त क्षीणता है। ध्यान दीजिएगा, रक्त क्षीणता है। तो पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होता है? तो एक तो फॉलिक एसिड हो गया,
फॉलिक एसिड, और दूसरा हो गया विटामिन B12। याद रखना है कि इन दोनों के कारण होगा, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। कौन सा होगा, डी नंबर, ए और सी दोनों होगा। अब बात कर रहे हैं आरबीसी के विषय में। सबसे पहले रक्त के विषय में जानिए, रक्त क्या है। तो रक्त जो है यह संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त मुख्य रूप से इसके दो भाग होते हैं, एक तो प्लाज्मा, यह रक्त का लगभग 55% के आसपास होता है, ध्यान में रखिएगा 55% के आसपास होता है। दूसरा होता है आपको रक्त कणिकाएं, ध्यान देना है, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं मतलब क्या हुआ, ब्लड करपुसल्स हो गया, ब्लड करपुसल्स यानी रक्त कणिकाएं के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए रक्त कणिकाएं ये हो गया आपका। अब रक्त कणिकाएं क्या होता है, तो ब्लड करपुसल्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आरबीसी, दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी और तीसरा हो गया प्लेटलेट्स। ध्यान देना है, प्लेटलेट्स, PLATELETS, प्लेटलेट्स हो गया। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। कोई दिक्कत नहीं है। रक्त को जलीय माध्यम प्रदान करने वाला कौन होता है, प्लाज्मा होता है। आरबीसी रक्त को, ठीक है ध्यान रखिएगा, आरबीसी जो है ये ऑक्सीजन कैरियर होता है और शरीर को गर्मी प्रदान करता है। यानी आरबीसी में लाल रक्त कणिकाओं में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जो क्या करता है कि आपको ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। डब्ल्यूबीसी आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, यानी हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा शक्ति जो है उसको बढ़ाने का कार्य करेगा। और प्लेटलेट्स रक्त के थक्का को जमाने के लिए आवश्यक होता है। तो याद रखना है कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। और आरबीसी की वृद्धि से, ध्यान देना है, आरबीसी के वृद्धि से क्या होगा, तो पॉलीसीथेमिया रोग होता है। और अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें, ठीक है, आपका व्हाइट ब्लड करपुसल्स की बात करें, तो व्हाइट ब्लड करपुसल्स की कमी से, ठीक है, कमी से आपकी प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा, प्रतिरक्षा तंत्र जो है आपका कमजोर पड़ जाएगा, इम्यून सिस्टम आपका कमजोर पड़ जाएगा। और अगर बात करें कि डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ जाएगा तो ल्यूकेमिया रोग हो जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं रक्त कैंसर। याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी के वृद्धि से क्या होगा, तो ल्यूकेमिया रोग हो जाएगा और प्लेटलेट्स के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो ध्यान में रखना है कि रक्त जो है वह शरीर को गर्मी प्रदान करता है और शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं 11 नंबर प्रश्न पर, पसीना सबसे अधिक कब निकलेगा। तो ध्यान में रखिए कि पसीना कब निकलेगा सबसे अधिक, तो पसीना निकलता है जब तापमान काफी अधिक हो और दूसरी बात क्या हो, आर्द्रता भी अधिक हो। ध्यान देना है कि जब तापक्रम क्या होगा, बहुत अधिक हो और हवा क्या हो जाएगा, काफी आर्द्र हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको पसीना बहुत निकलेगा। भाई साहब क्या बता रहा हूं मैं कि तापमान अधिक हो जाना और ह्यूमिड एयर का होना, ह्यूमिड एयर का होना। अब क्या हुआ कि जब ह्यूमिड एयर होगा तो पसीना आपके शरीर से सही अर्थ में सूखेगा नहीं, जल्दी नहीं सूखेगा और क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा महसूस होगा, अनईजी फील होगा। और वाष्पीकृत चूंकि आपके शरीर से पसीना नहीं हो रहा है तो आपको पसीना बहुत अधिक आएगा। अब बात कर रहे हैं कि पंखा, आप लोग देखते होइएगा कि पंखा के पास आप लोग आते हैं तो क्या हो जाता है कि ठंडा महसूस होता है। क्यों ठंडा महसूस होता है भाई, कि जब पंखा के पास आएंगे तो पंखा क्या करता है कि हमारे शरीर से पसीना जो है हमारे शरीर के ऊपर में, उस पसीने को वाष्पीकृत करता है। क्या करेगा, वाष्पीकृत करता है। ठीक है, चूंकि पंखा चलेगा, हवा पड़ेगा तो हवा जो है वाष्पीकरण की दर को तेज कर देता है। वाष्पीकरण की दर के तेज होने से क्या होगा कि वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा हमारे शरीर से निकलेगा। यदि उष्मा आपके शरीर से बाहर जाएगा तो ठंडे का अनुभव होगा और यदि उष्मा आपके शरीर की ओर आएगा तो गर्मी का अनुभव होगा। अब देखिए कि आपको पता होगा कि हमारा जो कूलर है वो कैसे काम करता है। तो चूंकि ड्राई एरिया में, शुष्क एरिया में कूलर काम करता है, तो कूलर क्या करेगा, चूंकि ड्राई है वहां पर क्या होगा, आपके शरीर में पसीना तो आएगा नहीं, तो नहीं आएगा पसीना, तो कूलर जो है वह आपके शरीर पर पानी डालेगा और उस पानी का वो वाष्पीकरण करेगा और वाष्पीकरण के लिए आवश्यक उष्मा फिर हमारे शरीर से ही बाहर जाएगा और हमको कैसा अनुभव होगा, ठंडे का अनुभव होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा
तो माइकोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, याद रखिएगा, डिप्थीरिया हो गया, गला से संबंधित रोग है। इन्फ्लुएंजा, इसमें क्या होता है, काफी ज्यादा फीवर आता है, तो इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है, याद रखिए। डिप्थेरिया क्या होगा, बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, और इन्फ्लुएंजाई वायरस से क्या होता है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है। तो आंसर हो गया क्या आपको बी नंबर। अब यहां पर बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, जरा बैक्टीरिया देख लीजिए। बैक्टीरिया की खोज जो है वो किया था ल्यूएनहॉक ने, ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया की का खोज किया था किसने, ल्यूएनहॉक ने, याद रखिएगा, ल्यूएनहॉक ने किया था। और बैक्टीरिया जो है वो दोनों तरह का होता है, ये लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है, ध्यान दीजिएगा। लाभदायक भी होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बैक्टीरिया लाभदायक कैसे हो सकता है, और हानिकारक भी होगा। लाभदायक कैसे होगा, तो लाभदायक होगा, आपको पता है दही, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही का निर्माण होता है। अगर बात कर ले हम लोग कि बहुत सारे प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के जड़ में क्या होता है, प्लांट्स का, ये मान लीजिए प्लांट है तो प्लांट का जड़ है, तो जड़ में ठीक है आपको क्या पाया जाएगा, तो रूट नोड्यूल्स पाया जाता है। उस रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वाइमर्लियल नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको नाइट्रेट में बदलता है, और फिर क्या होता है, आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ध्यान में रखना है कि ये लाभदायक बैक्टीरिया, और बहुत सारी बीमारियां जो है वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया के कारण भी होता है। चलिए हम बात कर रहे हैं यहां पर वायरस की। वायरस के खोजकर्ता कौन थे, ल्यूएनहॉक, याद रखना है। वायरस के खोजकर्ता इवानोस्की, किसने खोजा था, इवानोस्की ने, ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, ल्यूएनहॉक ने, लेकिन अगर बात करें वायरस का तो इवानोस्की नामक वैज्ञानिक ने आपको वायरस की खोज की थी। वायरस को जंतु, आपका जो लिविंग थिंग्स है और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके बीच की कड़ी कहा जाता है। और वायरस जो है जब भी वो क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा किसी भी होस्ट को, तभी जाकर के किसी प्रकार की बीमारी होती है, अन्यथा बीमारी नहीं होगी, ध्यान में रखिएगा। होस्ट को जब तक वो इन्फेक्ट नहीं करेगा तब तक बीमारी नहीं होती। अभी देखिए कोरोना है, ये भी क्या है, एक प्रकार का वायरल डिजीज है। और तीन चीज आपको जानना चाहिए, एक जो है आपको पता है बर्ड फ्लू H5N1, ठीक है, और स्वाइन फ्लू H1N1 नामक वायरस से होता है। ये रेगुलर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए जल प्रदूषण, जल प्रदूषण भी एक बहुत आजकल बहुत बड़ा प्रदूषण हो गया है, क्योंकि जल में जो है वो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है, जिससे जल में जलीय जीवों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, और जल का जो बॉड का मान है उसका मान बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण जल प्रदूषित हो गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि जल प्रदूषण किसके संबंधित है, बॉड से। किससे संबंधित है, बॉड से, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से। याद रखना है कि अगर बॉड का मान ज्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मान यदि ज्यादा है तो जल क्या होगा, अधिक प्रदूषित होगा। और अगर बॉड का मान क्या है, कम हो जाएगा, तो क्या होगा, जल कम प्रदूषित होगा। तो जल का प्रदूषण किसके द्वारा मापते हैं, तो बॉड के द्वारा मापते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, किसकी वजह से, क्या करते हैं हम लोग, तो जिंक की परत चढ़ाते हैं। तो गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, क्या करने के लिए, तो जस्ते की परत चढ़ाई जाएगी, जिससे लोहे पर जंग नहीं लगेगा। ध्यान देना है, लोहे पर क्या होगा, जंग आपका नहीं लगेगा। किसके कारण, तो आपका जो लोहा है, लोहा को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उस पर किसकी परत चढ़ाएंगे, जस्ते की परत चढ़ाएंगे। यहां देखिए ये आपका लोहा है, मान लीजिए लोहा है, लोहा पर जंग लगना, ध्यान दीजिएगा, लोहा पर जंग का लगना, जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है, तो ऑक्सीकरण। कौन सी प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी ये जो है ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। और लोहा पर जब जंग लगता है तो लोहा पर क्या बना, तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड का निर्माण, फेरसोफेरिक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। यहां देखिए Fe2O3 इंटू FeOH3, ये किसका फॉर्मूला है, तो जंग यानी रस्ट का है, रस्ट का फॉर्मूला है, जिससे लोहा क्या होगा, तो लोहा का भार बढ़ जाएगा और लोहा की आयु घट जाएगी। तो लोहा के भार बढ़ने और आयु के घटने को रोकने के लिए लोहा पर क्या होता है, हम लोग जस्ते की परत चढ़ाते हैं, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। देखिएगा खाद्य पदार्थ जो आपका है, हम लोग जो खाना पीना खाते हैं उसके डब्बे के ऊपर, यानी यदि वो लोहा का बना हुआ है तो उसके डब्बे के ऊपर हम लोग टीन की परत चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं टीन की परत, इसलिए चढ़ाते हैं कि टीन जो है वह तो खाद्य पदार्थों में घुलनशील नहीं होता, घुलता नहीं है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, टीन की परत
चढ़ाई जाती है उस पर। अब देखिए क्या क्या बात हमने किया कि लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। तो पहला काम क्या करना चाहिए, तो एक तो ठीक है आपको गिरीस चढ़ा देना चाहिए, दूसरा क्या कि उस पर तेल मल देना चाहिए, तीसरा क्या कि लोहा पर जिंक की परत चढ़ा देनी चाहिए, चौथा क्या कि लोहा को मिश्र धातु में परिवर्तित कर देनी चाहिए। आपको पता होगा स्टेनलेस स्टील के बारे में, किसके बारे में, स्टेनलेस स्टील के बारे में। और स्टेनलेस स्टील क्या होता है, तो फेरस कार्बन और क्रोमियम प्लस निकेल, फेरस कार्बन क्रोमियम और निकेल से बने मिश्र धातु को हम लोग क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील कहते हैं। स्टेनलेस यहां देखना है, क्या कह रहा हूं मैं, स्टेनलेस स्टील कह रहा हूं। जब भी स्टेनलेस स्टील की बात हम लोग करते हैं तो स्टेनलेस स्टील है क्या, या देखिए स्टेनलेस स्टील, स्टेन मतलब क्या होता है, जंग हो गया, और ये क्या हो गया, लेस मतलब क्या हो गया, रहित। तो जंग रहित इस्पात के निर्माण में फेरस प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, ये देखिए क्रोमियम जैसे ही मिलाएंगे तो वह जंग रहित बना देगा और स्टेनलेस बना देगा, और इसका उपयोग हम लोग बर्तन बनाने में करते हैं। तो जंग को हटाने के लिए कितने विधि का प्रयोग करते हैं, तो पहला विधि मैंने क्या बताया कि उस पर जिंक की परत चढ़ा देंगे, दूसरा मैंने बताया मिश्र धातु बना देंगे, तीसरा मैंने बताया उस पर मोबिल लगा देंगे या लुब्रिकेंट ऑयल चढ़ा देंगे। तो ये बातें हो गई। अब बात हो रहा है कि रडार का आविष्कार, या देखिए पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो पानी का कितना घनत्व होता है भाई जी, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगा। कितना डिग्री पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ध्यान देना है आपको। ये चले हम लोग, ये पानी है, मैंने बताया कि कितने डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व मैक्सिमम होता है। तो अब देखिए घनत्व किसको कहते हैं, तो घनत्व बराबर हो गया द्रव्यमान, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ध्यान दीजिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व का मान क्या होगा, महत्तम होगा। ध्यान देना है कि यदि ये देखिए 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक लाएंगे तो जल का आयतन घटेगा, घनत्व का मान बढ़ेगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे तो यहां क्या होगा, आयतन का मान बढ़ेगा, घनत्व का मान क्या होगा, घटेगा। ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर ले जाने पर जल का क्या होगा, तो पहले घनत्व घटेगा, फिर घनत्व क्या होगा, पहले घनत्व बढ़ेगा, फिर क्या होगा, घनत्व घटेगा। लेकिन अगर बात करें आयतन के विषय में तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर आयतन का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। अब देखिए जल के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। जल है क्या, जल मतलब क्या हो गया, H2O। तो H2O की बात कर रहे हैं। जल मतलब क्या हो गया, H2O। और ये देखिए H2O, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो जल का निर्माण होता है। और जल जो है वह क्या है, सर्वात्रिक विलायक है। याद रखिएगा, सर्वात्रिक विलायक है, यानी इसको बोलते हैं कौन सा विलायक, सर्वात्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रडार वर्ड यूज हो रहा है। रडार है क्या, व्हाट इज रडार, तो रडार देखिए क्या है, RADAR, रडार। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रडार बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म हो गया एंड रेंजिंग। ध्यान दीजिएगा, रडार का उपयोग हम लोग करते हैं क्या, एरोप्लेन के दिशा निर्देशन में, एरोप्लेन के क्या, दिशा निर्देशन में। फिर देखिएगा कि समुद्री जहाज मूव कर रहा है, उसके दिशा निर्देशन में। बैलिस्टिक मिसाइल एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा रहा है तो उसके दिशा निर्देशन में। यानी रडार के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का पता कर लिया जाता है। तो रडार ध्यान में रखिएगा, रडार का उपयोग हम लोग किसमें करेंगे, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो गया। और रडार की खोज के विषय में बात कर रहा है तो रॉबर्ट वाटसन बॉट ने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। लेकिन अगर इसके प्रोटोटाइप की बात करें तो प्रोटोटाइप का निर्माण, याद रखिएगा प्रोटोटाइप मतलब छोटे से यंत्र का निर्माण किया था यंग एवं टेलर ने, यंग एवं टेलर ने। ध्यान दीजिएगा, यंग और टेलर नामक वैज्ञानिक ने इसके सूक्ष्म रूप का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया, सूक्ष्म रूप का निर्माण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी में है जेएल बेयर्ड भी है, ग्राहम बेल भी है। तो ग्राहम बेल बेतार के तार का निर्माण किया था, बेतार के तार का निर्माण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से ठीक किया जा सकता है, तो भाई साहब इंसुलिन से ठीक करते हैं। किससे ठीक करते हैं, इंसुलिन से ठीक करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मधुमेह, ध्यान दीजिएगा,
मधुमेह क्या होता है? तो मधुमेह क्या होगा? तो मधुमेह होगा रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ जाना। यानी रक्त में क्या होगा? शर्करा की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे ठीक है ठीक करने के लिए जिस इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे वो किसका बना होगा? इंसुलिन का बना होगा। यहां देखिए थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन जो है यह थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होता है और यह जो है हमारे उपापचय क्रिया का नियंत्रण भी करता है। इंसुलिन जो है रक्त शर्करा का नियंत्रण करेगा और यह निकलता कहां से है? तो इंसुलिन निकलता है आपको पेनक्रियाज। पेनक्रियाज मतलब क्या होता है? इंसुलिन कहां से निकलेगा? तो पेनक्रियाज से निकलेगा। पेनक्रियाज के बीटा सेल से निकलता है, पेनक्रियाज के बीटा कोशिका से। किस कोशिका से निकलेगा? बीटा कोशिका से निकलता है। ध्यान में रखना है किस कोशिका से निकलेगा? बीटा कोशिका से। अब ये देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन ये दोनों जो है एंटीबायोटिक है। क्या है? ये दोनों एंटीबायोटिक है, ध्यान में रखने का। स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन ये दोनों क्या है? तो ये दोनों हमारा ध्यान में रखिए, ये दोनों हमारा क्या है? एंटीबायोटिक है। और ये जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किया था किसने? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पहला एंटीबायोटिक का निर्माण किया था वो उन्होंने फंगी या कवक से किया था। किससे किया था? कवक से उन्होंने इसका निर्माण किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में इंसेक्ट सेकेंड डी कब छोड़ा गया था? तो 1997 में 4 जून 1997 को पहली बार जो है वह छोड़ा गया। किसको? तो ठीक है पहली बार छोड़ा गया इंसेक्ट 2D को। याद रखिएगा इंसेक्ट 2D को कब छोड़ा गया? तो 1997 में। अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि इंसेक्ट है क्या? व्हाट इज इंसेक्ट? इंसेक्ट है क्या? तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट है। ध्यान दीजिएगा इंडियन नेशनल सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं? तो ये बोलेंगे इंसेक्ट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ध्यान देना है इंडियन नेशनल सैटेलाइट को हमने कह दिया, क्या कह दिया? कि इंसेक्ट कह दिया। अब ये इंसेक्ट कहां पर स्थापित किया जाता है? तो जब भी इंसेक्ट की बात करते हैं तो ये देखिए ये पृथ्वी आपकी है, तो पृथ्वी के भू-अस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। किस कक्षा में? तो भू-अस्थैतिक कक्षा में। याद रखना है कि पृथ्वी से ऊपर 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा जो विषुवत रेखा के चारों तरफ जो कक्षा होती है उसे भू-अस्थैतिक कक्षा कहा जाता है। और इसी कक्षा में हम लोग किसको स्थापित करते हैं? तो इंसेक्ट को स्थापित करते हैं। और ये इंसेक्ट सैटेलाइट जो छोड़ा गया था फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था और याद रखना है ये सऊदी अरब की मदद से छोड़ा गया था। और ये क्या होगा? 2004 में इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया? इनएक्टिव कर दिया गया, खराब हो गया था इसलिए इनएक्टिव कर दिया गया। अब बात कर रहे हैं सैटेलाइट की। सैटेलाइट क्या है? तो जब भी उपग्रह की बात करते हैं तो उपग्रह जो है पृथ्वी के चारों तरफ निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता रहता है और यह मानव निर्मित होता है। और उपग्रह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्राकृतिक, आपको पता है प्राकृतिक उपग्रह की बात अगर करेंगे तो सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह शनि का होता है 82। और अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर तो बृहस्पति है और इसके 79 उपग्रह हैं, 79 उपग्रह हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड है जो बृहस्पति का है। किसका है? गैनीमीड है, बृहस्पति का। और पृथ्वी का मात्र 1 उपग्रह है और उसका नाम क्या है? चंद्रमा है। और मंगल की बात करें तो मंगल के मुख्य रूप से 2 उपग्रह होते हैं, डिमोस और फोबोस होता है, जबकि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। ध्यान में रखिएगा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। तो ये बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य ने पहली बार चांद पर किस वर्ष कदम रखा था? तो 1969 में। याद रखिएगा 1969 में। आपको पता होगा कि पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा गया किसके द्वारा? तो नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा। और उनके साथ जो है ठीक है नील आर्मस्ट्रांग जो है उनके साथ 2-3 लोग गए थे, लेकिन पहली बार जो कदम रखा गया किसके द्वारा? तो नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा रखा गया। अब देखिए अपोलो 11 जो है उसके द्वारा जो है ना चंद्रमा की सतह पर जाया गया था। अगर हम बात करें कि पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी, तो पहली महिला कौन अंतरिक्ष में गई थी? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा। पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया है यूरी गैगरिन। और अगर हम भारत के केस में बात करें तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा। और दूसरा अगर बात करें कि भारत की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला उनका नाम था। याद रखना है कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भारत की कौन? तो कल्पना चावला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति किलोग्राम उत्पन्न उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो कैलोरी मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैलोरी मान कहलाएगा। अब यहां पर देख लीजिए कि 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। याद रखिएगा 1
कैलोरी बराबर क्या होगा 4.2 जूल होता है। और अगर 1 जूल की बात करें तो 1 जूल बराबर क्या होगा, तो 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है, 0.24 कैलोरी होगा, ध्यान में रखना है। तो ये देखिए उष्मा, उष्मा किसको कहते हैं, तो उष्मा क्या होता है कि कार्य, अगर किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे वस्तु के तापमान में वृद्धि हो जाएगी। और ठीक वस्तु के तापमान में वृद्धि के कारण ठीक है पदार्थ क्या होगा, गर्म हो जाएगा। इसे ही क्या कहा जाता है, उष्मा कहा जाता है। और ध्यान में रखना है कि उष्मा Q बराबर क्या होता है, ms डेल्टा T, जहां m क्या है द्रव्यमान है, s क्या है विशिष्ट उष्मा है, और डेल्टा क्या है तापांतर है। अब देखिए सबसे अधिक अगर हम बात करें कि खाद्य पदार्थ में, देखिए खाद्य पदार्थ में मुख्य रूप से 6 अवयव होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज लवण और छठा पानी होता है। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 6 अवयव होते हैं। तो 2 मुख्य अवयव जो है वह ऊर्जा प्रदान करता है। कौन कौन, तो कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 ठीक है 4.2 किलो जूल प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर हम बात करें कि वसा की बात कर लें तो वसा से भी आपको उष्मा प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। वसा भी क्या है, ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव है। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है शरीर निर्माता होता है, शरीर के निर्माण में सबसे सहायक कौन होगा, प्रोटीन होता है। और विटामिन जो है शरीर के विभिन्न गतिविधियों का नियंत्रण करता है, याद रखिएगा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है उसके नियंत्रण का प्रमुख कारक होता है। खनिज लवण शारीरिक अंगों के ठीक है कार्य करने के लिए आपको कौन आवश्यक होता है, तो ध्यान में रखिए आपका जो खनिज लवण है आवश्यक है। जैसे कि हमारे हृदय के कार्य करने के लिए पोटेशियम लवण का होना आवश्यक है। धमनी और सिरा में रक्त के प्रवाह के लिए सोडियम आयन की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न आयन चाहिए, जैसे हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम आयन आवश्यक होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा और ये कैलोरी मान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा रिएक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता को मापने का क्या है, एक पैमाना है। और रिएक्टर नामक वैज्ञानिक ने इसका निर्माण किया था। शरीर का ताप मापने के लिए हम लोग जनरली शरीर का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में मापते हैं। और हमारे शरीर का तापमान जो है ध्यान में रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, तो मनुष्य के शरीर की तापमान की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, या अगर केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन हो गया। अगर हम यहीं पर अगर बात करें डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये मनुष्य का तापमान है। और तो ध्यान में रखिएगा महासागर की गहराई को, ध्यान दीजिएगा, महासागर की गहराई को मापने के लिए हम फैदम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, फैदम का प्रयोग करेंगे। और 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट, और 1 फीट में कितना, तो 0.3048 मीटर होता है, तो यानी 1.8 मीटर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं, और यह फेदोमीटर के द्वारा मापा जाता है, और समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदम में, याद रखिएगा। अब देखिए हवा की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग करेंगे। ध्यान में रखिएगा क्या क्या मैंने बात किया, शरीर का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन या सेल्सियस में मापा जाता है, और ठीक है महासागर की गहराई फैदम में मापी जाती है। हवा की तीव्रता को मापने के लिए ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग किया जाता है, जबकि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा प्रश्न है। कह रहा है कि CSIR द सेंटर फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात कर रहे हैं। देखिए ये भारत का एक स्वायत्त शासी संस्था है जिसकी स्थापना 1942 में हुआ। कब हुआ, 1942 में। और ये जो संस्था है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो भाई साहब इस संस्था का मुख्य कार्य है तो जितने भी औद्योगिक कार्यों से संबंधित अनुसंधान है उसको बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा, जितना भी अनुसंधान से संबंधित कार्य है, औद्योगिक तकनीक से संबंधित कार्य है, उसको क्या कर देना, इंडस्ट्रियल से संबंधित कार्य है उसको बढ़ावा देना, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, द सेंटर फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च हो रहा है। तो औद्योगिक तकनीक से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उसको क्या कर देना, बढ़ावा देना, और एक नए तकनीक को लेकर आना। आजकल क्या है कि जितने भी नाभिकीय रिएक्टर है या जितना भी आपको ये है नया रिसर्च हो रहा है इंडस्ट्री में, सब रिसर्च का मुख्य जो भारत में संस्था है वो कौन है, तो आपका ध्यान में रखना है कौन है, तो CSIR है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रह अपनी धुरियों पर गतिशील रहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्यों गतिशील रहेगा, तो 2 कार्य है, 2 फैक्टर है। कौन है, तो पहला फैक्टर है गुरुत्वाकर्षण और दूसरा फैक्टर है अपकेंद्रीय बल।
ग्रह अपनी धुरियों पर, ये देखिए आपको पता है कि ये हमारा सौर मंडल है, सूर्य है केंद्र में, और मान लेते हैं कि यहां आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के परिता क्या है, झुका हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, इधर से पृथ्वी के द्वारा सूर्य के केंद्र की ओर क्या लगेगा, अभिकेंद्रीय बल लगेगा। बदले में ठीक है, सूर्य द्वारा पृथ्वी पर क्या लगेगा, तो आपको एक बल लगेगा जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ठीक है, पृथ्वी द्वारा सूर्य पर लगने वाला बल कौन हो गया, सूर्य द्वारा लगने वाला बल कौन हो गया, अपकेंद्रीय बल। अब बदले में क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। यानी यहां पर दो बल कार्य कर रहा है। कितना बल कार्य करेगा, दो बल, एक गुरुत्वाकर्षण और दूसरा बल कार्य करेगा अपकेंद्रीय। यानी केंद्र की ओर, यहां देखिए केंद्र की ओर जो बल लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बोलते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि बदले में यानी सूर्य से पृथ्वी की ओर लग रहा है कौन बल, अपकेंद्रीय बल। और ठीक अंदर की ओर कौन सा बल लग रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है Fg, और ये क्या लग रहा है, अपकेंद्रीय बल लग रहा है। और यही बल जो है बाद में परिवर्तित हो जाता है किसमें, अगर ये ठीक है, अगर ये सतह रहता, कैसा सर्कुलर रहता, तो यहां पर क्या हो जाता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाता। तो ग्रह अपनी धुरियों पर गतिशील किस बल के कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल और ठीक है अपकेंद्रीय बल के कारण। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में जानिए। गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा, एक चीज। दूसरा चीज क्या कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है यह जिस वस्तु में द्रव्यमान होगा वहां लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल अनंत दूरी के बीच में भी और न्यूनतम दूरी दोनों के बीच कार्य करता है। अब देखिए इस पर बात कर रहे हैं अपकेंद्रीय बल पर। यदि बल वृत्त के केंद्र से बाहर लगता है तो उसको अपकेंद्रीय बल, यदि बल वृत्त के केंद्र की ओर लगता है तो उसे क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। कौन सा बल कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। लेकिन यहां पर कौन सा बल है, अपकेंद्रीय बल, यानी वृत्त के केंद्र से बाहर लग रहा है बल। तो ध्यान में रखिएगा, ग्रह किसको कहते हैं, तो वह पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा उसे क्या कहा जाएगा, ग्रह कहा जाएगा, जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है। कुल ग्रहों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 8 है। याद रखिएगा, बु सु प्री मंग बृष अव, यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और क्या हो गया, वरुण। ये मुख्य रूप से देख लीजिए 3 2 5 ठीक है, और कितना हो गया, 3 8 हो गया। आपको प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ISO 9000 किससे संबंधित है, तो ये अच्छे प्रबंधक का मानक है। याद रखना है कि ये ठीक है इंटरनेशनल सोसाइटी के द्वारा दिया गया एक मानक होता है जो क्या होगा कि विभिन्न संस्थाओं में अच्छे प्रबंधन के लिए जो मानक निश्चित किए गए हैं उसका निर्धारण करने वाला एक प्रमुख क्या है, तो मार्क दिया जाता है। देखिएगा कोई भी संस्था अगर अच्छा काम करेगा, अच्छा प्रबंधन करेगा तो उसके लिए हम लोग ISO 9000 प्रोवाइड करते हैं। यहां पर वर्ड यूज हो रहा उपग्रह का नाम। देखिए उपग्रह का नाम जो है कौन रखता है, तो याद रखना है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है वो नाम रखता है किसका, उपग्रह का। अब बात कर रहे हैं मिसाइल का नाम। तो भारत के केस में अगर बात कर लें तो भारत में मुख्य रूप से ठीक है देख लीजिए पटना PATNA पटना मिसाइल है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या है पटना में। पटना पी से क्या हो गया, पृथ्वी, याद रखिए पी से क्या हो गया, पृथ्वी, ए से क्या हो गया, अग्नि, टी से क्या हो गया, तो टी से हो गया आपको त्रिशूल, और एन से हो गया नाग, और ए से क्या हो गया, आकाश हो गया। याद रखिएगा कि पी से पृथ्वी यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और ए से हो गया अग्नि, ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, त्रिशूल ये जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है। नाग एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल है और सरफेस टू सरफेस है, यानी स्थल से स्थल में मार करता है। और अंत में आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है। याद रखिएगा कि PATNA तो पटना हो गया। और ये जो है ठीक है आपको IGMDP के तहत अबुल कलाम जो हमारे ये थे राष्ट्रपति थे, तो उनके द्वारा ये मिसाइल जो है मिसाइल का ठीक है सबसे पहले निर्माण किया गया। ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी पी जो है पृथ्वी, ए हो गया अग्नि, टी हो गया त्रिशूल, एन हो गया नाग, ये एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसी को हम लोग बोलते हैं दागो और भूल जाओ। अंत में क्या हो गया, आपको आ गया आकाश, आ गया सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया। तो ये जो है मिसाइल का नाम, डिफरेंट मिसाइल। अब मिसाइल किसको कहते हैं, तो मिसाइल एक प्रकार का यंत्र होता है, एक प्रकार का युद्ध पोतक होता है जो क्या करेगा कि युद्धक सामान को लेकर
विस्फोटक सामान को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है, इसको हम लोग मिसाइल कहते हैं। याद रखना है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को, याद रखिएगा टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? टेसी थॉमस को कहा जाता है। तो नई अन्वेषित आकाशगंगा, तो हम लोग जो है अगर हम बात करें कि हमारा जो सौरमंडल है वो किस आकाशगंगा में है, तो ध्यान में रखिएगा कि हमारा सौरमंडल जो है वह किस आकाशगंगा में है, तो दुग्ध मेखला, ठीक है, दुग्ध मेखला या मंदाकिनी आकाशगंगा में हमारी, ठीक है, हमारा सौरमंडल स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा प्रश्न है। कह रहा है कि ओजोन, देखिए वर्ड यूज हो रहा है ओजोन। क्या है ओजोन? क्या होता है? तो ओजोन मतलब O3, यह ऑक्सीजन का अपरूप है, ऑक्सीजन का अपरूप है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का क्या है? एलोट्रॉप्स है, और इसका खोज किया था स्कॉनबिन ने। याद रखिएगा स्कॉनबिन ने इसका खोज किया था, यानी याद रखिएगा स्कॉनबिन। अब देखिए ओजोन परत जो है, ठीक है, 90% समताप मंडल में स्थित है। कितना है? इस कहाँ स्थित है ओजोन जो है? 90% कौन सा मंडल में? समताप मंडल में। समताप मंडल को बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर। और 10% जो है यह कहाँ है? तो क्षोभ मंडल में है। और ये जो आपका समताप मंडल में है कितना परसेंट? 90%। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को, ध्यान दीजिएगा, पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेता है, और पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने नहीं देता है। तो क्या होगा कि ओजोन पराबैंगनी सौर सूर्य विकिरणों से पृथ्वी की क्या करता है? रक्षा करता है। ध्यान दीजिएगा पराबैंगनी किरण, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज की बात कर रहे हैं हम लोग। जब भी यूवी रेज की बात करेंगे तो यूवी रेज जो है, ठीक है, इसकी खोज की थी किसने? तो रिटर नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? विलियम रिटर ने। और ये यूवी किरण 3 प्रकार के होते हैं, ए, बी, और क्या होगा? ए, बी, ठीक है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। ध्यान दीजिएगा सी जो है उसको ओजोन परत पूर्णतः अवशोषित कर लेगा, बी जो है इसको अंशतः ओजोन परत अवशोषित करता है, और ए जो है, ध्यान दीजिएगा, ए को अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो याद होगा आपको कि पिछले बार दरोगा में एक क्वेश्चन पूछा था कि किस पराबैंगनी किरण को ओजोन परत अवशोषित नहीं कर पाता है, तो ध्यान रखिए यूवी ए को। अब यहां पर प्रश्न में आते हैं हम लोग, हरित गृह कृषि में प्रयुक्त किया जाता है। यह हरित गृह क्या है? तो हरित गृह जब भी हम बात कर रहे हैं तो हरित गृह क्या होता है कि देखिए सूर्य से जब, ठीक है, सूर्य से जब अवरक्त किरण पृथ्वी पर आती है तो, ठीक है, आपको विभिन्न वायुमंडल के गैसें जो हैं उसे अपने से बाहर तो जाने देगा, लेकिन पुनः वापस अंतरिक्ष में जाने नहीं देगा, परावर्तित कर पृथ्वी के वायुमंडल में भेज देगा, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या होगा? बढ़ जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। याद रखना है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। वह गैस जो सूंघने पर घातक होता है। तो सूंघने पर बहुत सारी गैसें घातक होती हैं, जैसे आपको पता होगा कि अगर किसी प्रकार क्लोरोफॉर्म सुहा दिया जाए CH-Cl3 तो तुरंत क्या होता है? बेहोशी आ जाता है। ठीक है, देखिएगा बहुत बार कि अचानक नाक के पास टीवी में सीरियल उरियल में देखते होइएगा कि नाक के पास क्लोरोफॉर्म को ले गया, यानी CH-Cl3 को ले गया, तो तुरंत क्या हो गया? बेहोश हो गया। और हम लोग CH-Cl3 का प्रयोग करते हैं किसमें? एनेस्थेसिया में, निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक में मुख्य रूप से 3 प्रकार के गैसों का प्रयोग करते हैं। पहला आपको डाइथाइल ईथर का प्रयोग करेंगे, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड N2O का प्रयोग किया जाता है। जो डेंटिस्ट होते हैं वो क्या करेंगे? आपको दंत विशेषज्ञ जो हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करता है, और अंत में क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म यानी CH-Cl3। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होगा? भाई साहब, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा से पृथ्वी पर या पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएगा तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, हम पहले क्वेश्चन नहीं देख रहे, हम बना रहे हैं। यहाँ देखिए, ये आपका चंद्रमा है, मून है, यहां से कोई बॉडी को लेके आए कहां पर? पृथ्वी पर। क्या होगा भाई जी? तो यहां पर जी का मान बढ़ जाता है। याद रखना है कि मून से यहां पर जी का मान क्या होगा? 6 गुना हो जाता है, या यहां पर मून पर जी का मान क्या होगा? पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है। ध्यान में रखिएगा। तो द्रव्यमान मास क्या होगा? अपरिवर्तित, लेकिन क्या होगा? भार, ध्यान दीजिएगा, भार परिवर्तित होगा। यहां पर पृथ्वी पर भार क्या होगा? भार का मान अधिक होगा, और यहां पर भार का मान क्या होगा? कम होगा। अब प्रश्न पे आते हैं
कह रहा है कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर इसका भार कम हो जाएगा। भाई चंद्रमा से लेकर आए हैं पृथ्वी पर, हमने बताया कि भार यहां बढ़ जाता है, तो भार क्या होगा, पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता तथा इसका द्रव्यमान क्या होगा, कम हो जाता है। ये भी गलत है भाई, ठीक है। पृथ्वी पर इसका भार तथा द्रव्यमान स्थिर रहता है, गलत बात है। पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है और इसका द्रव्यमान क्या होगा, स्थिर रहता है, क्योंकि मैंने क्लियर करके बता दिया कि द्रव्यमान क्या होगा, हमेशा अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान क्या होगा, हमेशा अपरिवर्तित होता है। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का क्या कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए एक्सेल सॉफ्टवेयर भाग लेता है। देखिए बहुत सारा जो सॉफ्टवेयर होता है जो हम लोग काम करते हैं, एक्सेल में क्या होता है, तो एक्सेल में स्प्रेडशीट होता है जिस पर हम लोग वाणिज्यिक कार्य करते हैं, यानी वहां कैलकुलेशन किया जाता है, फाइल बनाए जाते हैं डिफरेंट। तो आपको एमएस ऑफिस में बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे पीपीटी बनाया जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं हम लोग, उसी प्रकार हम लोग वर्ड पर काम करते हैं, उसी प्रकार हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। किस पर, एमएस ऑफिस पर। तो ठीक है, ध्यान में रखिए कि ये क्या है, एमएस ऑफिस का भाग है। अब देखिए रैम क्या है, रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और जैसे ही आपका सिस्टम बंद हो गया तो जितने भी मेमोरी हैं अगर आपने सेव नहीं किया है तो क्या होगा, सब आपको वोलाटाइल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा सारा। तो रैम जो है, ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी है जो सिस्टम के बंद होने पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लैन, तो लैन क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क है, और वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है। तो ध्यान में रखिएगा ये वोलाटाइल मेमोरी है। लेकिन रोम क्या है, रोम के विषय में अगर बात करें तो रोम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है कि ये जो है, ठीक है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जो क्या होता है, सिस्टम में सेव रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है हमारा, कह रहा है टैब अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए टैब, जब भी टैब के विषय में बात करते हैं तो टैब मुख्य रूप से 5 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे, 5 प्रकार का टैब होता है। कौन कौन होगा भाई, तो पहला लेफ्ट होगा, दूसरा राइट होगा, तीसरा सेंटर होगा, ठीक है, तीसरा क्या हुआ, सेंटर होगा, चौथा क्या हो गया, बार हो गया, पांचवा क्या हो गया, लेफ्ट राइट सेंटर, और पांचवा हो गया डेसिमल। तो टैब जो है वो कितने प्रकार के, मुख्य रूप से 5 प्रकार के। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया टैब अलाइनमेंट जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होंगे, तो 5 प्रकार का होगा। बाएं तरफ से अलाइनमेंट कर लीजिए, दाएं तरफ से अलाइनमेंट कर लीजिए, सेंटर में कर लीजिए, बार में कर लीजिए, और क्या कर लीजिए, डेसिमल पॉइंट में कर लीजिए। तो ये आपको टैब के 5 प्रकार होते हैं। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टैब का या के प्रकार हैं, तो लेफ्ट मैंने बताया अभी, सेंटर मैंने बताया अभी, राइट मैंने बताया, तो क्या होगा, सभी प्रकार का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है, भाई साहब जूल प्रति सेकंड की बात कर रहे हैं हम लोग। यहां देखिए, ठीक है, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, यानी पावर बराबर क्या होगा, W/T। और देखिए W/T यानी जूल पर सेकेंड हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं वॉट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वॉट बोलेंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि यह शक्ति की इकाई है। किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई है। कार्य किसको कहेंगे, तो कार्य W बराबर, ध्यान दीजिएगा, कार्य W बराबर क्या होगा, F.S यानी बल डॉट विस्थापन होगा, ध्यान देना है। अब ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, तो सबसे पहले डार्विन ने दिया था। ध्यान दीजिएगा, किसने दिया था, डार्विन ने, ठीक है। मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। डार्विन ने, ध्यान में रखिएगा, डार्विन महोदय जो थे उन्होंने 2-3 काम किया। पहला काम किया उन्होंने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब लिखा। उसमें उन्होंने सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट नामक आपको सिद्धांत दिया। और याद रखना है कि ये एक जहाज से, विगल नामक जहाज से कहाँ गए, तो समुद्र में खोजबीन के लिए निकले, और उसी क्रम में, ठीक है, उसी क्रम में उनको क्या होगा, उनको आभास हुआ कि जो क्या होगा, जो मजबूत होगा वही सरवाइव करेगा, और यहीं पर उन्होंने सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट सिद्धांत दिया था। और ध्यान में रखिएगा कि सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट सिद्धांत का पहली बार प्रतिपादन किसने किया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। और आनुवंशिकता, मेंडल क्या है, आनुवंशिकता के जनक हैं। और यूज एंड अनयूज थ्योरी दिया था किसने, लेमार्क ने दिया था। आप लोग देखते होंगे कि हमारा जो क्या है, जिराफ है, उसका क्या हो गया कि उसका गर्दन बहुत लंबा हो गया है। तो धीरे धीरे यूज करते करते उसका गर्दन क्या हो गया, लंबा हो गया। तो जो व्यक्ति जितना क्रियाशील होगा उतना ही उसमें क्या होगा, अंगों का विकास होगा। तो ये किसने बताया था, तो ये लेमार्क ने बताया था। तो डार्विन का सिद्धांत था प्राकृतिक वर्ण का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं क्या हमारा है। तो ये शायद खत्म हो गया आपका।
तो निश्चित रूप से आप लोग मेहनत कीजिए, और जो हम लोग का डिस्कशन है, बहुत सारे सर लोग करवा रहे हैं डिस्कशन, तो निरंतर इसमें भाग लीजिए, और जितना से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और मैं निरंतर आपको आता रहूँगा। और दरोगा का सेट जो है वो डिस्कशन पूरा मेरी जिम्मेदारी है, मैं अच्छे तरीके से करवाऊँगा। दरोगा निश्चित रूप से पास कीजिएगा, और जितना ज़्यादा आप मेहनत कर सके करिए, और डिस्कशन को बार बार देखिए, कहाँ क्या प्रॉब्लम आपको आती है क्वेश्चन में, तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा डिस्कशन को देखते रहने से। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।